जय जवाहर, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं सीजीपीएससी 75 डे चैलेंज और हम आज करेंगे पॉलिटी में जो फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के प्रमुख विशेषता हैं, उसके बारे में 25 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? करेक्ट कथन बताना है अपने को। इसमें 450 अनुच्छेद हैं, 450 आर्टिकल हैं, 24 पार्ट हैं, 24 भाग हैं, 11 अनुसूची हैं। बिल्कुल। दूसरा, नहीं ये गलत है, अभी वर्तमान में तो इतना नहीं है। दूसरा, यह विश्व का सबसे संक्षिप्त लिखित संविधान है, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गलत है, दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट है, बड़ा है। ठीक है, ये गलत हो जाए। वर्तमान में इसमें 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बिल्कुल ये सही है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स हैं। प्रीएम्बल्स, जिसको प्रस्तावना, संविधान का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। प्रीएम्बल ही संविधान का हिस्सा है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बी जो है आंसर आपका सी, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के संरचनात्मक स्वरूप, जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है संविधान का संरचनात्मक स्वरूप, मुख्यतः किस अधिनियम से लिया गया है? कौन से एक्ट से लिया गया है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये गलत हो जाएगा, यहां से नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये सही है। जो उसका जो हमारे जो संविधान का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो हम लोग का 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग, दार्शनिक फिलोसॉफिकल पार्ट, जिसमें मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी शामिल है। किस स्रोत से प्रेरित है? तो उसका जो इंस्पिरेशन सोर्स कौन सा है? फ्रांस की क्रांति और ब्रिटिश संविधान, गलत। जो मौलिक अधिकार है फ्रांस की क्रांति से नहीं, ये जो हम लोग मौलिक अधिकार जो लेके आते हैं वो इंस्पायर है आपका अमेरिकन संविधान से इंस्पायर है। ठीक, और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किससे इंस्पायर है? आयरिश, जो आयरिश संविधान है उससे इंस्पायर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का राजनयिक भाग, जिसमें मंत्रिमंडल, सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और पालिका और विधायिका के बीच संबंध शामिल है, किस स्रोत से लिया गया है? तो इंडियन जो पॉलिटिकल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का बीच का रिलेशन बताया गया है, तो वो कहां से इंस्पायर्ड है? कौन से स्रोत से इंस्पायर है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, गलत, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कैनेडियन भी नहीं होगा, आयरिश भी नहीं होगा, ये होगा ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संविधान से। तो हम लोग ने जो भी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार पहले यहाँ पे चलाते थे, तो क्या है कि हम लोग को आदी हो गए थे, और तो इसलिए हम लोग ने उसका स्वरूप को रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है कि जो संविधान है, भारतीय संविधान का कठोरता और लचीलापन के संदर्भ में स्वभाव क्या है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड और फ्लेक्सिबल की बात मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना आसानी से अमेंड किया जा सकता है, उसमें कुछ नया चेंज कर सकते हैं, उसको लचीलापन बोलते हैं। और कितना कठिनाई से उसको अमेंड करने में कठिनाई जो होती है उसको कठोरता बोलते हैं। तो कंप्लीटली कठोर है नहीं, बिल्कुल गलत है। कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, ये भी नहीं है। ठीक है, ना ही कठोर है ना ही फ्लेक्सिबल, ये भी गलत है। ये क्या है? मिक्सअप है, ब्लेंडेड है, कुछ रिजिड है कुछ फ्लेक्सिबल है,
कुछ जो आपका जो कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल एक्ट बना के आप पारित कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ प्रोविजन है उसको आपको चेंज करना है, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात आती है, तो आप उसको आर्टिकल 368 के थ्रू आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी में लेके आना पड़ता है। और अलग अलग राज्यों के भी जो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबलीज है उसे भी पारित करना पड़ता है, तो रिजिड भी है। तो अगर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो वो बहुत ही रिजिड है। उसके अनुरूप जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो डॉक्यूमेंटेशन और के फॉर्म में रहता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों का ब्लेंडिंग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष बहुमत की आवश्यकता वाले संशोधन प्रक्रिया के संबंध है। तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसेस जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है उसको बताता है। आर्टिकल 352 ये नहीं है, ये तो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है। आर्टिकल 370 ये तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आर्टिकल 356 ये आपका राष्ट्रपति शासन जो लगते हैं उसके लिए है। जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं संघीय ढांचे को दर्शाती है। तो इसमें से कौन सा जो विशेषताएं हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। संघीय ढांचा मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब हम लोग का क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट है किस टाइप का है, जैसे कि सेंटर गवर्नमेंट है एक, दूसरा है राज्य सरकार है, स्टेट है। तो क्या है कि दोनों के बीच में एक क्या है, फेडरल सिस्टम आपको दिखेगा। ठीक, केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट, दो सरकारें, बिल्कुल सेंटर और स्टेट हो गया, ये एक तरह से संघीय ढांचा है। स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय व्यवस्था, बिल्कुल ये विशेषताएं जो है आपकी संघीय ढांचे को बताता है। उसके बाद दोनों के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शक्ति का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, आपको 7 शेड्यूल में मिलेगा। कौन से विषय पे केंद्र सरकार नियम बनाएंगे, कौन से विषय पे राज्य सरकार नियम बनाएंगे। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ अगर आप पावर दिया गया है तो आपको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो अच्छी रहती है, और उससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट कम होती है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी, ये भी आपका क्या है, संघीय ढांचे की विशेषता है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन। तो अगर देखा जाए तो पूरे को अगर वो करेंगे तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, हमारे जो संघीय ढांचे का विशेषता बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा विशेषता है, तो भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विशेषता है उसकी एकात्मक या फिर गैर संघीय प्रकृति को दर्शाता है, जो यूनिटरी सिस्टम को बताता है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक यूनियन रहेगा और उसमें पूरा शक्ति मतलब केंद्रित रहेंगे। तो उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर, हाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है। हमारे देश में भी केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि फॉरेन रिलेशन हो गया, करेंसी के बारे में, डिफेंस के बारे में पूरा जो नियम है केंद्र सरकार ही बनाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है। साथ में सिंगल सिटीजनशिप है, बहुत सारे देश में। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि अमेरिका है उसमें एक सिटीजनशिप यूएस का है, दूसरा स्टेट का भी है। तीसरा इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हम लोग का पूरा जुडिशरी में कि जो सुप्रीम कोर्ट से लेके जो ग्राम पंचायत के न्यायालय तक है सब इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, बिल्कुल सही होगा। दूसरा एकल संविधान है, बिल्कुल सेंट्रलाइज जो जो एकात्मक व्यवस्था है उसके लिए जो है, यूनिटरी के लिए पूरा संविधान एक होना चाहिए। और दूसरा सेंट्रल पावर कैसे करके जो करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। स्टेट रहता है, स्टेट में भी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सेंटर करता है। उसके बाद अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस है, आईपीएस है, वो कहीं पे भी जाके सेवा कर सकते हैं। ये भी एक तरह से कौन सा है, नॉन फेडरल फीचर है। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल द अबव आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है संविधान के संबंध में बताना है। संघ शब्द संविधान में प्रयुक्त नहीं है, जो फेडरल
फेडरल जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। हाँ, फेडरल सिस्टम है हम लोग, लेकिन उसका जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये सत्य है। दूसरा, आर्टिकल जो 1 है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना। अनुच्छेद 1 भारत को राज्य का संघ बोलता है, बिल्कुल सही है, संघ बोलता है। तीसरा, भारतीय संघ राज्यों के बीच एक समझौता का परिणाम है, ये गलत हो जाएगा। क्या है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में अलग अलग राज्य मिलके क्या है, एक संघ बनाते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अलग अलग। बट ऐसा नहीं है, भारत में क्या है, भारत एक यूनियन है और उसको बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम लोग ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। और नो स्टेट हैज राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये भारत में अधिकार नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट संघ है और संघ के पास सबसे ज्यादा पावर भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, जो कि असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की प्रकृति को विभिन्न विद्वानों द्वारा कैसे वर्णित किया गया है। अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं, भारतीय जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग बोले हैं। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, जो संरचना के आधार पे संघीय है लेकिन आत्मा के आधार पे एकात्मक है। दूसरा, क्वासी फेडरल है, ये जो स्टेटमेंट है वो केसी वेयर के द्वारा बोला गया है। ठीक है, बिल्कुल ये सही है, इनके द्वारा बोला गया है। मॉरिस जोन्स के हिसाब से जो हम लोग का जो फेडरेशन की बात किया गई है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है बोले हैं। और जो ग्रेवलिन एस्टिन है उन्होंने बोला है हम लोग का फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और जो आइवर जेनिंग्स उसने क्या कहा है कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, भारत का जो संविधान को क्या बोला गया है कि फेडरल है विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी बोला गया है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इस तरह से क्या होता है, जो जितने भी जो विद्वान हैं उन्होंने का स्टेटमेंट पूरा सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस शासन प्रणाली को अपनाया और इसका मुख्य सिद्धांत क्या था। तो जो गवर्नेंस के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, किस टाइप का सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का विभाजन हो। दूसरा, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, जिसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय हो। तीसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली, हमने तो अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली तो अपनाया नहीं है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाया है और उसमें क्या है कि जो विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और समन्वय की बात की है, ठीक है, उनके बीच शक्ति का विभाजन नहीं किया है, सहयोग जो है। हमारे में क्या होता है, एक जो मंत्री होता है वो एग्जीक्यूटिव भी होता है, एग्जीक्यूटिव का हेड भी होता है, और एक लेजिस्लेटर भी रहता है, वही लेजिस्लेटर भी रहता है। तो क्या है कि दोनों के बीच समन्वय और सहयोग से होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में संसदीय शासन, तो अभी हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें संसद को चुनते हैं और वो उसके द्वारा पूरा देश चलता है, उसमें कौन सी विशेषताएं हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल हेड, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का उपस्थिति। नाम मात्र मतलब क्या कि सब लोग क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से पूरा एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिक के जो अधिकारी है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, ये सही है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में। दूसरा, बहुमत दल का शासन, इलेक्शन होता है और जो मेजोरिटी में जीतता है वो शासन करता है, बिल्कुल अभी बीजेपी ने जीता है, वो शासन कर रहा है। तीसरा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल जो मोदी गवर्नमेंट है उनको वो संसद के प्रति पूरा कंप्लीट सामूहिक दायित्व निभाते हैं। ठीक है, सही है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर, मंत्रियों की विधायिका में सदस्य बिल्कुल है। और लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन और चीफ मिनिस्टर,
जो लीडरशिप होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का हमारे संसदीय व्यवस्था में, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी होते हैं। ठीक, तो आंसर ये भी सही है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, जो निचले सदन है जिसको लोकसभा बोला जाता है, उसका विघटन होता है, हर 5 साल में विघटन होता है और फिर से नया सरकार चुनते हैं। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे संसदीय जो शासन की जो प्रमुख विशेषता में ये पूरे सभी आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। ठीक है, सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वो है भारत के संविधान में कौन से दो सिद्धांतों में समन्वय है। तो कौन से दो सिद्धांत में समन्वय सिंथेसाइज किया गया है, दो अलग अलग प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के। एक ब्रिटिश सिस्टम से लिया गया है, दूसरा अमेरिकन सिस्टम से लिया गया है और दोनों को समन्वय से बनाया गया है। संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश और जुडिशरी सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका। दूसरा प्रेसिडेंशियल सुप्रीमेसी ऑफ अमेरिका और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। तीसरा जुडिशियल रिव्यू और फेडरलिज्म। चौथा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ऑफ द अमेरिका और जो है जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहाँ पे है, ब्रिटिश में, और जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ पे है, अमेरिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने क्या है कि ब्रिटिश जो संविधान है उसका पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लिया है और जो अमेरिका का जुडिशरी सिस्टम में जो सुप्रीमेसी है दोनों को लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे जुडिशरी के लिए, भारतीय संविधान किस प्रकार की न्यायपालिका स्थापित करता है। हमारा जो न्यायपालिका है किस तरीके से है, स्वतंत्र लेकिन एकीकृत नहीं है। दूसरा एकीकृत लेकिन स्वतंत्र नहीं है। तीसरा दोनों एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। तीसरा ना तो एकीकृत है ना ही स्वतंत्र है। तो भारतीय जो न्यायपालिका है एक तो एकीकृत है, मतलब ऊपर में सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद लोअर कोर्ट होगा, उसके बाद नीचे वाले कोर्ट होंगे, और एक जो डिसीजन एक हाई कोर्ट देगा वो दूसरा भी फॉलो करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर डिसीजन फॉलो कोई देगा तो वो पूरे इंडिया के लिए लागू होगा। तो क्या हो गया, एकीकृत है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट भी है। और ये अलग से क्या है कि जुडिशियल जो अलग अलग जो पावर का जो सेपरेट किए गए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस भी दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। अगला प्रश्न हम लोग देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णित है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है अपने को। ये संघीय न्यायालय है और सर्वोच्च अपील की न्यायालय है, बिल्कुल सही है। दूसरा मौलिक अधिकार का संरक्षक है और संविधान का संरक्षक है, गारंटी करता है फंडामेंटल राइट को और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तीसरा फेडरल कोर्ट भी है और गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये सब एक जगह पे ऑप्शन डी में है। एक तो फेडरल कोर्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, ये भी सही है। और ये फंडामेंटल राइट का जो गारंटी देने वाला है वो कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही गार्जियन है, जो संविधान का संरक्षक भी कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, ऑप्शन डी को लेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से वर्गीकृत करता है, बताना है मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक, पहले समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। बिल्कुल, जो समानता का है अधिकार इक्वालिटी का 14 to 18 और फ्रीडम का 19 to 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24 में है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है, ये भी सही है। कल्चरल जो और एजुकेशन राइट है 29-30 है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है, ठीक है ना, अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो डायरेक्ट अधिकार है वो 32 में है। तो ये सभी के सभी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान से हटाया गया है और अब वो कहां पे शामिल किया गया है। तो बताना है कौन सा जो है, जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको हटाया गया है।
समानता का अधिकार अभी भी है, ये गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अभी भी है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार देखते हैं आगे, और शिक्षा का अधिकार ये भी हमारा ऐड किया गया है, हटाया गया नहीं गया है, ऐड किया गया है, ये गलत हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, पहले 7 अधिकार थे, संपत्ति का भी अधिकार था, उसको हटाया गया है और उसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है, जो कि भाग 12 में स्थापित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन असत्य है? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के लिए कौन सा कथन असत्य है, बताना है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही है। ठीक है, कि हर एक को इक्वल वोट देने का अधिकार है, रिप्रेजेंट होने का अधिकार है, तो डेमोक्रेटाइज करता है, ठीक है ना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है प्रमोट करता है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक, जो निर्देशक सिद्धांत है जिसमें इक्वालिटी की बात की जाती है, ठीक है, समानता की बात की जाती है, और ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भारत के कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। जो डीपीएसपी का जो है कल्याणकारी स्टेट बनाने के लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना, ये भी सही है। फंडामेंटल राइट प्रमोट ओनली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांत के संतुलन पर आधारित है? तो कौन सा मामला है जिसने कहा कि जो इंडियन जो संविधान है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बैलेंस पर आधारित है? केशवानंदा भारती केस ये नहीं है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लेके आते हैं। गोलकनाथ केस ये भी नहीं है। मेनका गांधी केस नहीं है ये। तो सही उत्तर क्या है? मिनर्वा मिल्स केस। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में असत्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़ा गया ये। मौलिक कर्तव्य की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने दी थी, ये भी सही है, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया किया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल था, ये गलत है, बाद में ऐड किया गया है। ठीक, अनुच्छेद जो 51A में 11 मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या है? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समूह भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है? जो हमारा जो सेक्युलर स्टेट है उस कैरेक्टर को कौन सा अनुच्छेद बताता है? आर्टिकल 14, 15, 16। हाँ, ये तो इक्वालिटी समानता बता रहे हैं, तो ये क्या है? इक्वल बताएंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सिख हो, तो आंसर ये तो सही है। आर्टिकल 25, 26, हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो ये भी है, सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव हो जाएगा, सभी के सभी सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में, जो आपका जो वोट देते हैं, राइट टू वोट के बारे में असत्य है? बताना है, असत्य बताना है, रॉन्ग है। पहला, यह लोकतंत्र को व्यापक आधार प्रदान करता है और समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। बिल्कुल सही। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो क्या करता है कि इक्वालिटी का नोशन बताता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। दूसरा, इनहेंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन कॉमन पीपल। बिल्कुल, ये इनहेंस करता है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको लाइन लगना पड़ता है वोट देते टाइम, तो क्या है कि आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की बात भी है। तीसरा, यह अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा करने के लिए वंचित करता है, ये गलत हो जाएगा। ये अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा करने के लिए मजबूती देता है, गलत हो जाएगा। ये कमजोर वर्ग के लिए नई आशाएं और अवसर खोलता है, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी क्या है? गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकाय नहीं है? जो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा नहीं है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इलेक्शन कराता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। यूनियन पब्लिक सर्विस, ये भी इंडिपेंडेंट है। नीति आयोग, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ना तो संवैधानिक संस्था है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ना ही कोई नियम से बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये एक थिंक टैंक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न हम लोग देखें कि भारत में आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपातकाल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 352 से जो इमरजेंसी घोषित किया जाता है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जो है आर्टिकल 356 के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है, ये भी सही है। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम में सेंट्रल वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ये गलत हो जाता है। इमरजेंसी घोषणा करने के बाद केंद्र बहुत पावरफुल हो जाता है, राज्य सरकार के अंदर भी नियम बनाता है, कानून बना सकता है, ठीक है ना। आर्थिक जो आपातकाल है 1960 के अंदर घोषित किया जाता है, जो अभी तक लगा नहीं है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो गलत है। अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली और शहरी स्थानीय निकायों किस संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है? 73 पंचायती राज 73, 97 नहीं, ये 97 उससे हम लोग कोऑपरेटिव के बारे में, कोऑपरेटिव, ठीक है ना, कोऑपरेटिव के बारे में एक्ट बना के लेके आते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, 73 और 74 संशोधन ये पंचायती राज्य और अर्बन बॉडीज के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 73rd और 74th, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से हम लोग ने 25 क्वेश्चन खत्म किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।